हे गाइज, माई सेल्फ चंदन कुमार। मैं आप लोगों का चैनल गेन नॉलेज में स्वागत करता हूं। गाइज, मैंने आप लोगों को यूनिट्स एंड डायमेंशन के 3 वीडियोस प्रोवाइड किए, वेक्टर के 3 वीडियोज है, थर्मोडाइनमिक्स के आपको मैंने 5-6 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूँ। गाइज, हीट के भी मैंने आप लोगों को काफ़ी वीडियो 7-8 वीडियोज में दे चुका हूँ। अब अगला जो मैंने टॉपिक जहाँ तक मैंने एंड किया था उसको गाइज मैं आगे कंटिन्यू करता हूं और मैं शुरू करने जा रहा हूं। गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्नोट थ्योरम से गाइज मैं शुरू करने जा रहा हूं। कार्नोट थ्योरम। अब गाइज, अगर मैं कार्नोट थ्योरम की बात करूं तो कार्नोट थ्योरम में जो चीज आपको जानना है कि पहला चीज मैं स्टेटमेंट गाइज लिख देता हूं कि कार्नोट थ्योरम क्या कहता है। गाइज देखिए, अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम, it states according to Carnot theorem, it states that whenever we whenever we design an engine, whenever we design an engine having temperature difference T1 minus T2, having temperature difference T1 minus T2 between source and sink, the efficiency of any engine can't be greater than that. अब गाइज इसी कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करूं तो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम इट स्टेट दैट व्हेनेवर वी डिजाइन एन इंजन हैविंग टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 बिटवीन सोर्स एंड सिंक, द एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन कांट बी ग्रेटर देन दैट। ठीक है गाइज, अब देखिए गाइज, जो इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन मैंने आप लोगों को बताई थी कि इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन मैंने आप लोगों को बताई थी, वो गाइज क्या बताई थी, 1 माइनस T1 अपॉन T2। मैंने गाइज आप लोगों को बताया था इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन मैंने बताया था 1 माइनस T1 अपॉन T2। और ये T1 अपॉन T2 गाइज कैसे आया था कि अगर बीच में मैं बॉडी रख दूं, जहां पे ऊपर गाइज मैं सोर्स रख दूं, बीच में मैं बॉडी रख दूं, ऊपर में गाइज मैं कहीं कर दूं, क्या रख दूं, सोर्स रख दूं, फिर उसके बाद गाइज सोर्स रख दूं, और फिर उसके बाद गाइज इधर क्या रख दूं, मैं सिंक रख दूं। इसका टेम्परेचर मैं मान लूं T1, इसका टेम्परेचर गाइज मैं मान लूं T2, तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस अगर मैं लिखूं तो गाइज क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 होगा। अब देखिए गाइज, अगर सोर्स बॉडी और सिंक के बीच में जब मैंने इफिशियंसी बताई थी तो 1 माइनस T1 बाई T2, ये कब था, ये कार्नोट इंजन का गाइज इफिशियंसी था। ये क्या था गाइज, यह कार्नोट इंजन का इफिशियंसी था। ठीक है गाइज, अब देखिए गाइज, इसी को मैं थोड़ा सा और लिखूं तो ये क्या था गाइज, कार्नोट इंजन का गाइज इफिशियंसी था। अब कोई भी इंजन आप दुनिया में डिजाइन कर लीजिए, इसका इफिशियंसी गाइज इससे अधिक नहीं हो सकता, इससे कम ही हो सकता। अब मैंने आपको बताया था कि अगर इफिशियंसी आपको इससे अधिक रखना हो कार्नोट इंजन का, दैट इज 1 माइनस T1 बाई T2, तो यहाँ पे T1 का वैल्यू 0 होना पड़ेगा। अब T1 का वैल्यू यहाँ पे गाइज 1 माइनस T1 अपॉन T2, तो इसके लिए गाइज होना क्या पड़ेगा, इसके लिए T1 का वैल्यू आपको 0 होना होगा। और जैसे ही अगर इसका T1 का वैल्यू 0 होगा, मतलब सिंक में कोई टेम्परेचर जाना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब गाइज क्या होगा, सिंक में कोई टेम्परेचर गाइज जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन 1 माइनस T1 बाई T2, यहाँ सोर्स है, सिंक है, बॉडी है, तो इसके बीच टेम्परेचर डिफरेंस क्या होना चाहिए गाइज, 1 माइनस T1 बाई T2, मतलब कभी भी इसका इफिशियंसी इससे अधिक नहीं होना चाहिए। और इसका इफिशियंसी गाइज आपको 1 से अधिक
कभी आपको 1 के बराबर तभी मिल सकता है जब आपको टेम्परेचर T1 इक्वल टू 0 हो। अगर T1 इक्वल टू 0 गाइज नहीं रहा तो इसका इफिशियंसी हमेशा कार्नोट इंजन का भी इफिशियंसी गाइज हमेशा 1 से क्या होगा, कम ही होगा गाइज। एक तो कॉन्सेप्ट ये होता है गाइज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आपको बताया मैंने कार्नोट थ्योरम। अब गाइज जब अगर आप लोग का ये है तो जो इंजन का कॉन्सेप्ट होता है, इंजन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखिए गाइज इंजन का अगर मैं आपके समक्ष अगर इंजन का कॉन्सेप्ट रखूं तो इंजन का कॉन्सेप्ट गाइज क्या होता है, इंजन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप कहीं पे एक सोर्स रखे, अगर कहीं पे एक सोर्स रखे और यहाँ पे एक बॉडी हो, यहाँ पे सोर्स रखे, यहाँ पे एक बॉडी हो और यहाँ पे गाइज सोर्स हो, बॉडी हो और यहाँ पे गाइज क्या हो, सिंक हो। इसका अगर अपन लोग टेम्परेचर मान लेंगे T1, इसका टेम्परेचर गाइज मान लेंगे T2, इसके बीच में गाइज अपन लोग टेम्परेचर मान लेंगे T1 माइनस T2। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप एक इंजन लिए, यहाँ सोर्स लिए, यहाँ बॉडी लिए, यहाँ सिंक लिए, इसका टेम्परेचर मैं मान लूँ T1, इसका टेम्परेचर गाइज मैं मान लूँ T2, इसके बीच में टेम्परेचर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ T1 माइनस T2। इसमें क्या कर रहा हूँ गाइज, डेल्टा क्यू अगर मैं गाइज क्या कर रहा हूँ, हीट सप्लाई कर रहा हूँ, डेल्टा क्यू अगर मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ तो इंजन क्या करता है गाइज, इंजन ये करता है कि आपने जो भी सोर्स को हीट सप्लाई किया है उसको उसका कुछ हिस्सा मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है गाइज और कुछ हिस्सा सिंक को प्रोवाइड कर देता है। और प्रैक्टिकली ऐसा कोई इंजन नहीं बनाया जा सकता है कि जो भी उसे हीट सप्लाई किया गया हो उसे कंप्लीटली उसे वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दिया जाए वो। और ये टेम्परेचर ट्रांसफर किसके किसके बीच में होता है गाइज, T1 जो सोर्स जिसका टेम्परेचर गाइज T1 है और जिसका टेम्परेचर गाइज T2 है, इसके बीच में ट्रांसफर होता है गाइज टेम्परेचर डिफरेंस। ये कॉन्सेप्ट होता है गाइज इंजन का। अगर आपको जब ये कॉन्सेप्ट गाइज आप लोगों को पता है तो जो इंजन का कॉन्सेप्ट होता है, जो रेफ्रिजरेटर का गाइज अगर मैं आपके समझ रेफ्रिजरेटर का अगर कॉन्सेप्ट अगर कोई पूछेंगे रेफ्रिजरेटर का गाइज, अगर आप लोगों से कॉन्सेप्ट पूछे तो रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट क्या है, रेफ्रिजरेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो इंजन के कॉन्सेप्ट के जस्ट अपोजिट होता है। रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंजन के कॉन्सेप्ट का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ the concept of refrigerator is just opposite of the concept of refrigerator is just opposite of engine. The concept of refrigerator is just opposite of engine। ठीक है। अब गाइस इसमें गाइस होगा, इसमें क्या होगा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज जस्ट अपोजिट ऑफ इंजन। अब देखिए गाइस इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास इंजन है तो इंजन में गाइस क्या होता है, सोर्स जिसका टेम्परेचर अगर T1 है, बॉडी जिसका टेम्परेचर T2 है और उसके बीच में गाइस टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा T1 माइनस T2 और बीच में गाइस हम लोग क्या लगा देंगे, बॉडी लगा देंगे। तो ये क्या करता है गाइस, जो भी, और थोड़ा धीरे बोलिए ना, सोर्स है, इसमें सोर्स है, अगर आपने हीट सप्लाई किया तो उसके बीच में गाइस अगर टेम्परेचर होगा T1 माइनस T2 और टेम्परेचर T1 अगर ग्रेटर देन T2 होगा तो जो ये हीट सप्लाई सोर्स से लेकर किसकी तरफ जाता है, हीट सप्लाई सोर्स से लेकर किस में जाता है, सिंक की तरफ जाता है। तो जो भी इसे हीट सप्लाई दिया होगा उसको ये क्या करेगा, उसको ये मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा, वो क्या होगा, इंजन। और टेम्परेचर का जो ट्रांसफर होता है, जो इंटरनल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वो कैसे ट्रांसफर होता है, वो होता है उसके तरफ जो हाई टेम्परेचर का जो बॉडी है उससे लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ ट्रांसफर होता है। हाई टेम्परेचर सोर्स से लो टेम्परेचर सिंक की तरफ इसका ट्रांसफर होता है। तो रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है गाइस, जस्ट अपोजिट ऑफ इंजन होता है। इसमें गाइस हम लोग क्या करते हैं कि तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज जस्ट अपोजिट ऑफ इंजन। इसमें गाइस हम लोग क्या करते हैं कि अगर बीच में सोर्स, ठीक है, अगर बीच में यहाँ सोर्स, यहाँ टेम्परेचर क्या होगा T1, यहाँ पे क्या हो जाता है बॉडी, सोर्स यहाँ टेम्परेचर, यहाँ बॉडी, ठीक है, और यहाँ पे से सिंक, ठीक है, सोर्स यहाँ टेम्परेचर और यहाँ पे सिंक, इसका टेम्परेचर क्या मान लेते हैं अपन लोग, मान लेते हैं T2, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर में कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ इंजन। सोर्स होगा टेम्परेचर T1, इसका बॉडी होगा, इसका सिंक होगा टेम्परेचर T2, ठीक है। सोर्स होगा, इसका होगा टेम्परेचर T1, सिंक होगा जिसका टेम्परेचर T2, अब बीच में क्या रहेंगे, बॉडी। अगर आपने, अब ये क्या होता, अगर मैं मान लूँ टेम्परेचर डिफरेंस गाइज मान लूँ T1 माइनस T2, अगर टेम्परेचर डिफरेंस गाइज मैं मान लूँ T1
माइनस T2। तो जो इंजन का काम था, इंजन का काम का गाइस क्या था कि जो भी आपने उसे हीट सप्लाई दिया है, हीट सप्लाई आपने क्या दिया डेल्टा क्यू, और जो उनके टेम्परेचर डिफरेंस है T1 और T2 के बीच में, उसको ये मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है। और इंटर्न और हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, हाई टेम्परेचर बॉडी से लेकर लो टेम्परेचर बॉडी के बीच में ये होता है, हीट के बीच में ट्रांसफर। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है गाइस, रेफ्रिजरेटर में ये होता है कि रेफ्रिजरेटर में जो हीट जो ट्रांसफर होता है उसका लो जिसका टेम्परेचर, उससे वो हाई टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होता है। जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लो है उससे हाई टेम्परेचर जिसका है उसके तरफ उसका हीट का एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो अगर मैं आपके सामने रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट लिखूं तो ये होगा कि इन रेफ्रिजरेटर हीट एनर्जी is transferred from low temperature object from low temperature body to high temperature body ठीक है। अब गाइज यहाँ पे अगर मैं सोर्स का टेम्परेचर जैसे गाइज मैं T1 मानूं, सिंक का टेम्परेचर मैं T2 मानी, अगर इसके बीच में सोर्स और सिंक के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस गाइज मैं मान लूँ T1 माइनस T2, अब बीच में गाइज मैं लगा दूं बॉडी। फिर से सुनिए गाइज, सोर्स जिसका टेम्परेचर गाइज मैं T1 मानूं, सिंक जिसका टेम्परेचर मैं T2 मानूं, बीच में मैं बॉडी लगा दूं, इसके बीच में गाइज मैं अपन लोग टेम्परेचर मान ले T1 माइनस T2, तो हीट एनर्जी गाइस किस में ट्रांसफर होगा, सोर्स से लेकर सिंक के बीच में ट्रांसफर होगा। सोर्स का टेम्परेचर T1 है, सिंक का टेम्परेचर गाइस हम लोग मान लेंगे T2 है, तो हीट एनर्जी किस में ट्रांसफर होगा, सिंक से यहाँ सोर्स की तरफ ट्रांसफर होगा। वहां पे गाइस इंजन में क्या हो रहा था गाइस, सोर्स से लेकर सिंक की तरफ गाइस टेम्परेचर ट्रांसफर हो रहा था। तो अगर मैं इफिशियंसी लिखूं, इफिशियंसी गाइस किसका लिखूं, रेफ्रिजरेटर का, तो आपके पास क्या होगा इफिशियंसी। अगर मैं आपके समक्ष लिखूं कि रेफ्रिजरेटर का इफिशियंसी आप बताइए, तो रेफ्रिजरेटर का इफिशियंसी क्या हो जाएगा गाइस कि डिफरेंस क्या है गाइस T1 माइनस T2 है, ठीक है। और यहाँ पे जो T1 माइनस T2 आउटपुट में गाइस क्या आ रहा है T1 आ रहा है, तो इसमें और ये आउटपुट अपॉन इनपुट में गाइस क्या है T2, तो यहाँ पे एफिशिएंसी जो आएगा गाइस वो क्या आ जाएगा T1 बाई T2 माइनस 1 होगा। इफिशियंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है T1 माइनस T2 अपॉन T2, और यहाँ पे गाइस क्या होगा T1 अपॉन T2 माइनस 1, ये होगा रेफ्रिजरेटर का इफिशियंसी। अब देखिए जिस तरीके से कार्नोट थ्योरम में स्टेटमेंट आया था कि अगर यहाँ पे आपके पास सोर्स है और यहाँ पे सिंक है, यहाँ पे टेम्परेचर मैं T1 मान लूँ, यहाँ टेम्परेचर T2, और बीच में मैं बॉडी रखूँ, और सोर्स और सिंक के बीच में मैं टेम्परेचर T1 माइनस T2 रखूँ, तो इफिशियंसी गाइज आया था 1 माइनस T1 अपॉन T2 आया था, इफिशियंसी गाइज आया था 1 माइनस T1 बाई T2। और अगर मैंने ये भी कहा था कि अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम गाइड, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अगर आपको ये डिजाइन करना है सोर्स और सिंक के बीच में, अगर आप कोई भी इंजन डिजाइन करते हैं जिसका टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 है, उसका इफिशियंसी जो कार्नोट थ्योरम के कार्नोट इंजन का इफिशियंसी आया है उससे ज्यादा गाइज नहीं हो सकता, ये हुआ था। अब रेफ्रिजरेटर में भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट होता है गाइज कि प्रैक्टिकली ऐसा कोई भी रेफ्रिजरेटर डिजाइन नहीं किया जा सकता है जो कि कंप्लीटली जो हीट ट्रांसफर कर दे लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी के बीच में हीट ट्रांसफर कर दे। उसका कुछ ना कुछ गाइज खर्च होगा ही होगा, किसमें, मैकेनिकल वर्क करने में गाइज खर्च होगा ही होगा। तो इसी का ये जो स्टेटमेंट है, जिस प्रकार से इंजन के केस में वो स्टेटमेंट, हीट इंजन के केस में किसका आया था, कार्नोट थ्योरम का स्टेटमेंट आया था, उसी तरह रेफ्रिजरेटर के कॉन्सेप्ट में ये स्टेटमेंट गाइज आया किसका, क्लॉसियस स्टेटमेंट का आया। किसका आया गाइज, क्लॉसियस स्टेटमेंट। अब गाइज मैं शुरू कर रहा हूं रेफ्रिजरेटर में। देखिए रूम में तुम करता कितना बढ़िया, यहाँ पे डिस्टर्ब होगा ना करेगा रे। हाँ, रेफ्रिजरेटर में गाइज कॉन्सेप्ट होगा, तो रेफ्रिजरेटर में क्या होगा गाइज, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट,
according to Clausius statement, it is impossible, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में मैं गाइज बंद करूंगा, it is impossible to design a refrigerator. It is impossible to design a refrigerator which converts all its heat energy from low temperature body हाँ भगत जी दू को नहीं काटा, बाकी कट गया, हम लेके आते ब्राह्मण साहब बन गया। from low temperature body to अब नंबर high पीछे गलती लिखे हैं क्या? temperature body, from low temperature body to high temperature body. अब according to Clausius statement, it is impossible to design a refrigerator which converts all its heat energy from low temperature body to high temperature body. ये गाइस होता है, अरे जाइए ना बाहर जरा पापा, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये गाइस कॉन्सेप्ट होता है गाइस, ठीक है। अब देखिए, जब अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट गाइस आप लोगों को क्लियर है, तो जब मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट की तरफ गाइस आप लोगों को ले चलूं, देखिए गाइस ये कॉन्सेप्ट गाइस आप लोगों को क्लियर है। अब मैं आपको ले चलूं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए गाइस, ये आपको क्लियर है। देखिए क्लॉसियस स्टेटमेंट गाइस ये हुआ कि एक इम्पॉसिबल है गाइस, क्या इम्पॉसिबल है कि एक रेफ्रिजरेटर डिजाइन करना जो कि कन्वर्ट करे ऑल इट्स हीट एनर्जी को लो टेम्परेचर बॉडी से लेकर हाई टेम्परेचर बॉडी के बीच। मतलब एक क्लॉसियस स्टेटमेंट ये कहता है गाइस, ये एक इम्पॉसिबल है टू डिजाइन अ रेफ्रिजरेटर विच कन्वर्ट्स ऑल इट्स हीट एनर्जी फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी। ये गाइस हो गया क्लॉसियस स्टेटमेंट। जब अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस, तो मैं आप लोगों के लिए अगला कॉन्सेप्ट के समक्ष आपको रख रहा हूं गाइस, कि देखिए गाइस, जिस प्रकार से जो हीट अगर जो कितना हीट जो एब्जॉर्ब कर सकता है उसका कैपेसिटी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में, फिर से मैं बोल दूंगा, हीट एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी जो कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में वो गाइस कितनी होती है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी होती है गाइस। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। अब देखिए डेल्टा क्यू कितनी होती है गाइस, जितना वो हीट एब्जॉर्ब कर सकता है कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है। एम क्या होता है गाइस, जो मास ऑफ द बॉडी होती है। और डेल्टा टी क्या होती है गाइस, टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा टी गाइस क्या होती है, डेल्टा टी गाइस क्या होती है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। एम एस डेल्टा टी, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ठीक है। एम क्या होती है गाइस, मास ऑफ द बॉडी। एस क्या होती है गाइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। और डेल्टा टी क्या होती है गाइस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। डेल्टा क्यू क्या होती है गाइस, हीट कितना वो अपने में एब्जॉर्ब कर सकता है या हीट उसकी कितनी कैपेसिटी है गाइस। तो मैं अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए, अगर गाइज मैं आप लोगों को सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एम क्या होगी गाइज, एम होगी मास ऑफ द बॉडी या मास ऑफ द गाइज, आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए, एम क्या होगी गाइज, मास ऑफ द सॉलिड। डेल्टा क्यू क्या होगा गाइज, हीट एनर्जी जो कि एब्जॉर्ब कर सकता है, हीट एनर्जी जो कि यह एब्जॉर्ब कर सकता है। डेल्टा क्यू क्या होती है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, जिसमें डेल्टा टी क्या होती है गाइस, ये फॉर्मूला किसके लिए वैध है गाइस, ये फॉर्मूला है सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है गाइस, ठीक है। डेल्टा क्यू क्या होती है गाइस, हीट एनर्जी क्या होती है गाइस, जो कि ये एब्जॉर्ब कर सकता है गाइस। एम क्या है गाइस, एम है मास ऑफ द सॉलिड। डेल्टा टी क्या है गाइस, डेल्टा टी गाइस है टेम्परेचर
टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। ठीक है गाइज, यहाँ पे डेल्टा टी गाइज है, डेल्टा टी है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। एस क्या है गाइज, एस है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। तो मैंने आपको गाइस क्या फॉर्मूला बताया, मैंने आपको बताया कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू गाइस क्या होता है, एम एच डेल्टा टी। इसमें एम क्या होता है गाइस, मास ऑफ द सॉलिड। डेल्टा क्यू क्या होता है गाइस, डेल्टा क्यू होता है गाइस हीट एनर्जी जो कि वो एब्जॉर्ब कर सकता है। और डेल्टा टी गाइस क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। एस क्या है गाइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो एस का वैल्यू आप इसी को क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। डेल्टा क्यू इक्वल टू एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी होगा गाइस। अब देखिए एम क्या होता है गाइस, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि एम क्या है गाइस, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या सॉलिड। डेल्टा टी गाइस क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। डेल्टा क्यू क्या होता है गाइस, जो हीट एनर्जी जो कि वो एब्जॉर्ब कर सकता है। डेल्टा क्यू इसका यूनिट गाइस क्या होता है, जूल अपॉन क्या हो जाएगा गाइस, एम का क्या होता है गाइस, केजी। और डेल्टा टी का गाइस क्या होता है, केल्विन। तो इसका क्या होगा गाइस फॉर्मूला, जूल पर के, जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है गाइस, तो एस का फॉर्मूला अगर मैं थोड़ा सा लिखूं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, जिसमें डेल्टा क्यू का यूनिट है जूल, मास का यूनिट क्या है गाइस, केजी, और डेल्टा टी का गाइस यूनिट क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, उसका यूनिट क्या है, केल्विन। तो इसमें क्या हो जाएगा गाइस, जूल पर केजी पर केल्विन, दैट इज जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये गाइस फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अब देखिए गाइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आपके पास वाटर का अगर आपसे कोई पूछे, आपको ये रिजल्ट पता भी होना चाहिए गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 4200 जूल पर केजी केल्विन, 4200 जूल पर केजी केल्विन, एक तो फॉर्मूला या 4200 जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 2100 जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200 जूल पर केजी केल्विन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 2100 जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, अब देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200 जूल पर केजी केल्विन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 2100 जूल पर केजी केल्विन। अब देखिएगा इसी में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, जिसमें डेल्टा क्यू क्या होगा, हीट सप्लाई दैट इज जूल, मास का क्या गाइस क्या होगा, केजी, डेल्टा टी का गाइस क्या होता है, केल्विन। इसमें क्या फॉर्मूला होगा, जूल पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का गाइस ये दो फॉर्मूला होता है। ये गाइस होता है किसके लिए, सॉलिड के लिए। अब अगर ये सॉलिड के लिए फॉर्मूला गाइस सही है, लेकिन अगर गाइस आप लोगों के लिए गैसेस के लिए अगर आपसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का गाइस आपसे फॉर्मूला पूछे, तो देखिए गाइस गैसेस के लिए होता क्या है गाइस कि देखिए गैसेस का गाइस अपन लोग क्या कर सकते हैं, मास को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मास का जो गैसेस जो होता है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंशन इसका गाइस बहुत ज्यादा होता है। एक्सपेंशन क्योंकि गाइस बहुत ज्यादा होता है, तो इस वजह से गाइस इसका साइज भी क्या है गाइस, फिक्स्ड नहीं है। मतलब साइज भी गाइस फिक्स्ड इसका नहीं है। ठीक है, साइज भी इसका फिक्स्ड नहीं है। और इसका स्टडी के बारे में कहेंगे गाइस, देखिए गैसेस का जो ये अमाउंट जो होता है गाइस, जो गैसेस का गाइस जो अमाउंट होता है ये गाइस डेफिनिट नहीं होता है। गैसेस का अमाउंट जो होता है वो डेफिनिट नहीं होता है गाइस। ठीक है, गैसेस का जो अमाउंट जो होता है गाइस वो डेफिनिट नहीं होता। अब देखिए गाइस इसी को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, जो गैसेस होता है उसका मास स्पेसिफाइड नहीं होता है, उसका एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होता है, और उसका गाइस साइज जो होता है फिक्स नहीं होता है। अमाउंट क्या होता है गाइस, उसका डेफिनिट नहीं होता, और उसका जो शेप होता है गाइस, ध्यान से सुनिएगा, जो शेप होता है वह भी उसका फिक्स्ड नहीं होता है गाइस। जो शेप होता है वह भी उसका गाइस फिक्स्ड नहीं होता। अब देखिए जब गैसेस का अगर आपके पास मास फिक्स्ड नहीं है, एक्सपेंशन फिक्स्ड नहीं है, साइज फिक्स्ड नहीं है, अमाउंट फिक्स्ड नहीं है, शेप फिक्स्ड नहीं है, तो
क्या मैं इसके बारे में गाइज, क्या मैं मास अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो क्या मैं मास का यूज कर सकता हूँ गाइज? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता गाइज? कि अगर इसका मास स्पेसिफाइड नहीं है और अगर मैं इसका फॉर्मूला मास के टर्म में अगर गाइज मैं लिखूंगा तो हो सकता है गाइज, हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ गाइज होगा ही, हो सकता है इसका फॉर्मूला गाइज क्या हो जाएगा गाइज, गलत हो जाएगा गाइज। इसलिए हम लोग जब गैसेस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखते हैं, गैसेस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखते हैं, तो एक टर्म हम लोग मास ना लेके उसमें हम लोग गाइज क्या लेते हैं, नंबर ऑफ मोल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल एन। नंबर ऑफ मोल एन क्यों लेते हैं गाइज? नंबर ऑफ मोल एन इसलिए रहते हैं क्योंकि उसमें एन ए एवोगैड्रो नंबर ऑफ गाइज पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं गाइज? उसमें नंबर ऑफ मोल एन लेते हैं और एन मतलब क्या होगा, नंबर मोल एन मतलब क्या होगा, उसमें गाइज कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे एन ए एवोगैड्रो नंबर ऑफ गाइज पार्टिकल्स होते हैं। अब जैसे ही गाइड इसमें मैं कह रहा हूं कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो इसलिए हम लोग मास को एनालॉगस मानते हुए एन का यूज करेंगे। मतलब मास का यूज नहीं करके गाइज हम लोग किसका यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल का यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल का यूज करेंगे। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर मैं गैसेस का लिखूंगा भी तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में लिखूंगा भी तो एक पर्टिकुलर कंडीशन दे के ही लिखूंगा। क्या करूंगा गाइज? एक पर्टिकुलर कंडीशन दे के ही लिखूंगा। एक पर्टिकुलर कंडीशन गाइज दे के लिखूंगा तो क्या होगा, एट पर्टिकुलर प्रेशर, एट पर्टिकुलर प्रेशर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट पर्टिकुलर प्रेशर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है। अब देखिए गैसेज में क्या होता है गाइस, एट पर्टिकुलर प्रेशर या एट पर्टिकुलर वॉल्यूम। ठीक है। अब देखिए गैसेज, इसका शेप का एक फिक्स नहीं होता है, मास स्पेसिफाई नहीं होता है, एक्सपेंशन उसका बहुत ज्यादा होता है, साइज इसका फिक्स नहीं होता, अमाउंट इसका गाइज डेफिनेट नहीं होता है गाइज। ठीक है। एट पर्टिकुलर प्रेशर या एट पर्टिकुलर वॉल्यूम पे ही गाइज मैं इसका बात करूंगा, उसका मास फिक्स नहीं है, तो हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट गैसेज के केस में नहीं लिख सकते गाइज। तो गैसेज के केस में गाइज मैं लिख देता हूं गाइज कि गैसेज के केस में हम लोग क्यों नहीं लिख सकते हैं। देखिए गाइज, we can't use the formula delta Q equals to ms delta T. Delta Q equals to ms delta T in case of gases, because mass shape amount is not fixed. Mass shape amount is not fixed in case of because mass shape amount is not fixed in case of gases, so is and also found in bulk, so instead of also found in bulk, so instead of mass we will use number of mole। तो गाइज आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ गाइज। अगर आपको मेरे इस लेक्चर में कुछ भी डाउट हो आप जरूर लिखिए। आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट और लाइक में जरूर लिखिए। थैंक यू गाइज फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू वेरी मच।